हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10 जनवरी 2022 को हुए सीटेट में सीडीपी के फुल 30 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, आपको जो भी आंसर बताए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को विजिट कीजिए। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हो तो हमारे चैनल पर बहुत सारी शिफ्टों के अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए गए हैं, आप देख सकते हैं उनके सॉल्यूशन को। फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है। विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। विकास की गति व्यक्तिगत होती है और विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। केवल आनुवंशिकता से नहीं होता, जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हमारा हेरिडिटी से भी प्रभावित होता है और वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट से भी प्रभावित होता है। दोनों ही फैक्टर प्रभावित करते हैं हमारे जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा चरण संवेदनशील है? जो भाषा अर्जन होती है इसका राइट आंसर होगा आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था, मतलब अर्ली चाइल्डहुड। यही लैंग्वेज डेवलपमेंट का फास्टेस्ट पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैश और डैश बच्चों के सामाजिककरण के द्वितीय कारक हैं। द्वितीय कारक पूछे, मतलब जो सोशलाइजेशन होता है उसके सेकेंडरी एजेंट पूछे हैं। सेकेंडरी कौन होगा? परिवार और आस पड़ोस। परिवार तो होगा ही नहीं, परिवार तो प्राइमरी होता है, मतलब प्राथमिक कारक होता है। धर्म और अभिभावक, अभिभावक आ गए तो ये भी प्राइमरी है। स्कूल और धर्म ये हो सकता है, ये होगा। और परिवार, फिर परिवार आ गई तो प्राइमरी है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, परिवार, स्कूल और धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ आया था, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? जो कंजर्वेशन होता है बच्चे किस अवस्था में कर पाते हैं? इसका राइट आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कर पाते हैं बच्चे, जो संरक्षण होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आया था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? वर्गीकरण के मौके देना चाहिए, हाँ उनसे क्लासिफिकेशन तो करवाना ही चाहिए। क्रमित करने के कार्य देना, ये भी देना चाहिए। मूर्त साधन देना, संसाधन ये भी देने चाहिए। और ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता हो, अमूर्तता मतलब जिनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगे, वो ऐसी प्रॉब्लम हमें देनी नहीं है बच्चों को। ये वाली तो जो अमूर्त वाली ये हो पाती, ये वाला चिंतन होता है ना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये वाली ये तो हमारी किशोर अवस्था में आती है, जो लास्ट होती है फॉर्मल में। क्वेश्चन नंबर सिक्स आया था हमारा, 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक्य, लेव जो 4 से 5 साल के बच्चे होते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ये क्या कहलाता है? आत्मकेंद्रिय को दर्शाता है? ये नहीं होगा, आत्मकेंद्रिय नहीं दर्शाता। उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है? नहीं। उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है? नहीं। उनको अपनी सोच नियमित करने का में मदद करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। यदि यही क्वेश्चन होता सेम और यहाँ पे लिखा होता पियाजे के अनुसार यह वाक्य कौन सा है, पियाजे के अनुसार यह वाक्य कौन सा हो जाता? आत्म केंद्रित वाक्य होता। तो जो पियाजे अगर दिया होता तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ जाते हैं, पियाजे दिया होता। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पे। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ आया था हमारा, निम्न में से किसने जोर दिया है कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? अब ये तो आपको सभी को आ गया होगा ये तो। इसका राइट आंसर होगा आपका लेव वाइगोत्स्की। इनके सिद्धांत का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 8 आया था हमारा, लॉरेंस कॉल्वर्क द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं? इसका राइट आंसर होगा आपका आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 9 आया था हमारा, निम्न में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है?
हार्वर्ड गार्डनर ने कितनी इंटेलिजेंस दी थी? 8 प्रकार की बुद्धि दी थी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और इसमें पूछा हमारा तार्किक गणित में जो मैथमेटिशियल इंटेलिजेंस होती है कौन सी आलेख करती है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करना व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 10 आया हमारा, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए? प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होना चाहिए। बच्चे गतिविधि करके सीखें उस प्रगतिशील कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 11 आया था हमारा, असर्शन और रीजन वाला कथन दिया था, गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। इसका तर्क दिया था लड़कियों को गणित को समझने की आनुवंशिक क्षमता नहीं होती। ये बिल्कुल ही गलत है और ये भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों ही गलत हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? किस पर बल देती है एनईपी 2020 भाषा के संदर्भ में? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बहुभाषावाद, बहुभाषीयता को जोड़ देती है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है ज़्यादातर शिफ्टों में। क्वेश्चन नंबर 13 आया था हमारा, मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 14 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? समालोचनात्मक सोच कैसी? मतलब क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है हमारी। इसका राइट आंसर होगा आपका शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देता है वाला। ये तो हमारी सारी क्रिटिकल नहीं है, ये तो सारी वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है सारी है हमारी। इसमें तो मेमोराइजेशन लगा है बस। क्वेश्चन नंबर 15 आया तुम्हारा, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा आपका अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 16 आया था हमारा, एक समावेशी कक्षा में इसका राइट आंसर होगा आपका विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते हैं और विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आया था हमारा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा का संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्न में से किसकी सिफारिश की गई है? इसका राइट आंसर होगा आपका निजी विद्यालयों में आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 18 आया था हमारा, निम्न में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता से सीधे प्रभावित करती है? इसका राइट आंसर होगा, गणितीय पूछिए ना तो डिस्कैलकुलिया, गणित से संबंधित है, कैलकुलेटर से संबंधित है डिस्कैलकुलिया। और डिस्ग्राफिया होती है हमारी लिखने से संबंधित होती है, और डिसलेक्सिया होती है हमारी पढ़ने से संबंधित, पढ़ने में अक्षमता होती है, और ये लिखने में। ज़्यादातर आपके ये 3 ही पूछी जाती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली। क्वेश्चन नंबर 19 आया था हमारा, विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थी को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? इसका राइट आंसर होगा आपका लचीला पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 20 आया था हमारा, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावी रणनीति है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें। क्वेश्चन नंबर 21 आया था हमारा, शिक्षा विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्न में से किस रणनीति से बचना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, निष्क्रिय नकल, इससे बचना चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 22 आया था हमारा, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्न में से कौन सा तत्व सहायक है? जो हमारा मीनिंगफुल लर्निंग है उसके लिए कौन सा तत्व सहायक है? इसका राइट आंसर विस्तारण। क्वेश्चन नंबर 23 आया था हमारा, एक नया विषय पढ़ाना
शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना जरूरी है। बच्चे पहले से क्या जानते हैं? सामान्य भ्रांतियाँ, विषय सीखने के लिए पूर्व अपेक्षाएं, विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली। इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 4, चारों ही सही हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 आया था, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्न में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपको सीखने के लिए पूछताछ आधारित शिक्षा। बच्चे पूछेंगे तभी तो बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 25 आया था हमारा, एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान दे रही है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अधिसंज्ञानात्मक मतलब मेटाकॉग्निशन। जो स्वयं की उनकी चिंतन की प्रक्रिया है उसको सोचने के लिए कह रही है उनके बारे में। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कोई मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आया था हमारा, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समुचित करके याद करने की रणनीति क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा आपका खंडीकरण। एक लंबी श्रृंखला है, उसको याद करने के लिए जो हम बनाएंगे पार्ट्स करेंगे, मतलब जैसे हमको फ़ोन नंबर याद करना है तो उसको है ना डिवाइड करके करेंगे। जैसे चार एक बार में कर लिए, 4 एक बार में अंक और 2 एक बार में याद कर ली, तो ये क्या कहलाती है वाली प्रोसेस हमारी? खंडीकरण। क्वेश्चन नंबर 27 आया था हमारा, नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किसके महत्वपूर्ण भाग हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, समस्या समाधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 28 आया था हमारा, अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन दिया था, शिक्षकों को कैसी संप्रत्यय से संदर्भित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की अपेक्षा करनी चाहिए? इसका कारण दिया था हमारा, भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती हैं। ये तो आपको दिख ही रहा है यहीं से, दोनों ही गलत हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आया था हमारा, संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को किस तरह देखते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। और ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 आया था हमारा, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य डैश होता है। कार्य कैसा होता है? उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ होता है। तब जो बच्चे होते हैं वो खुद को सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। जैसे हम वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके मनपसंद चीज़ें पढ़ाएंगे हम, उनके मतलब जो वो जानते हैं वो थोड़ा सा पहले से उससे रिलेटेड पढ़ाएंगे हम, तो बच्चे ना जल्दी से पढ़ते हैं और जल्दी सीखते हैं, वो मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं बच्चे। ये हो गए आज के हमारे 30 क्वेश्चन। आज हम आपके लेके आए 10 जनवरी 2022 को हुई सीटेट में EVS के फुल 30 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपके साथ जो भी आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को विजिट कीजिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया था, हम आपका नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में उसे चुनिए जिसमें भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा आपका सपाट छत वाले बांस के घर, ये सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, ये बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, या मिट्टी और फूस के बने जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियाँ बनी होती हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर। जहाँ बारिश अधिक होती है वहाँ ऐसे घर बनाने चाहिए बांस के खंभों पर। और सेकंड क्वेश्चन आया था, उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कर्णम मल्लेश्वरी। तो सभी को पता है आपका कर्णम मल्लेश्वरी में 29 मेडल जीते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेलों में। और ये कहाँ की थी ये भी पूछ लेते हैं, ये कहाँ की थी?
इनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ की निवासी थी, ये आंध्र प्रदेश की निवासी थी। क्वेश्चन में 63 आया था, मेंढक और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेघालय में पाया जाता है। और फोर्थ क्वेश्चन आया था आपका, यदि आपकी पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र दिया गया है जिसके दाईं और ऊपर वाले कोने पर मानचित्र का पैमाना इस प्रकार दिया गया है 1 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में पूछा गया है ये वाला, मतलब इसमें डिजिट थोड़ी चेंज है। 950 मीटर दिया है और 16.7 सेंटीमीटर की पूछी हमसे, तो क्या आएगा 950 गुणा 16.7, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15,865 इतना आ जाएगा हमारा। ये आएगा हमारा मीटर में, और हमसे पूछा है, हमसे सारे आंसर किलोमीटर में दिए हैं, तो किलोमीटर में निकालेंगे 15,865, इसको डिवाइड किससे कर देंगे 1000 से कर देंगे किलोमीटर में चेंज करने के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, ये 3 जीरो लगे हैं ना पीछे, तो 3 डिजिट पे पीछे से दशमलव लग जाएगा हमारा 15.865 ये आ गया। और हमारा आंसर दिया है पॉइंट के बाद एक डिजिट दी है हमारी, तो यहाँ पे ना 6 है ये हमारा, तो ये जो हमारी ये डिजिट है ना 5 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट के बाद वाली डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 15.9 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65 आया था हमारा, निम्न में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण माउंटेनियर के ग्रुप लीडर निभाते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डी और ई। सामान उठाने के प्रतिभागियों की सहायता करना, प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना, जो अस्वस्थ है उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 63 आया था हमारा, किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपका, इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती है। इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर की ऊंचाई 30 गुनी गहरी नीचे तक जाती हैं, जब तक कि भूजल तक न पहुँचे जाए। यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्रित कर लेता है। यह वृक्ष आबू धाबी के रेत के टीलों में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानी और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 67 आया था हमारा, कोई एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है। इस मार्ग से होकर नई दिल्ली से लखनऊ की दूरी लगभग 504 किलोमीटर है। यदि यह ट्रेन इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है तो ट्रेन की मीटर पर सेकंड में औसत चाल क्या होगी। इसका आंसर होगा, ये इसमें दिया है हमारा, इसमें हमसे चाल पूछे तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमारी दूरी कितनी दी है, दूरी दी है 504 किलोमीटर, और हमारा समय दिया है हमारा 7 घंटे। हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 7 जो होता है हमारा 49, और इधर 1 बच जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 2 14, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया हमारा। अब हमको इसमें मीटर में चेंज करना है, 72 को मीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। 18 4 कितना होता है 72, और 4 5 कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। हमारा इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 68 आया था हमारा, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचते हैं जो कि राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो, तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा क्या होगी। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दक्षिण पूर्व दिशा होगी। क्वेश्चन नंबर 69 आया था, ग्रेगर मेंडल एक मंक थे जिन्होंने
28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचे में प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। निम्न में से छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोग में नहीं पाया था। कौन सा नहीं पाया था उन्होंने? इसका राइट आंसर होगा अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुणों से मिलकर बनाए, ये नहीं पाया था उन्होंने। ये सब तो पाया था, पौधे लंबे और नाटे होना, बीजों का खुरदरा या चिकना होना, बीजों का हरा या पीला होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 70 आया था। नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षियों के नाम। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। इसका राइट आंसर होगा आपका मोर। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। क्वेश्चन नंबर 71 आया था। अब तो पहेलियां भी आने लग गई हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आया था। भारत में कितने राज्य हैं? कितने राज्य भारत में? 28। और केंद्र शासित पूछे आपसे, मतलब यूनियन टेरिटरीज कितनी है हमारी? 8 है वो। क्वेश्चन नंबर 72 आया था हमारा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कीट कौन है? कॉकरोच। और पक्षी कौन है? उल्लू। सरीसृप वर्ग में कछुआ आता है, कछुआ, छिपकली, सांप ये आते हैं। और स्तनधारी चमगादड़। इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 आया था हमारा। यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो संभावित राज्य क्षेत्र शासित प्रदेश से होकर आप नहीं गुजरेंगे। कौन से प्रदेश से होकर नहीं गुजरेंगे? कहाँ से जा रहे हैं? पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो क्या नहीं पड़ेगा हमारे बीच में? पंजाब नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 74 आया था हमारा। मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह है। इसका राइट आंसर होगा मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। क्वेश्चन नंबर 75 आया था। 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका आंवला, पालक और गुड़। इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। 76 आया था क्वेश्चन। एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में, जहाँ प्राय सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं, शामिल हुआ है। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 आया था। क्वेश्चन नंबर 77 आया था। निम्न में से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा आपका चैट में GIF। चैट में वो भेजते हैं GIF वो। क्वेश्चन नंबर 78 आया था हमारा। निम्न में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से अधिक मेल खाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका नदी के पानी का रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 79 आया था। निम्न में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा आपका वर्षा से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करना। इसमें बच्चे ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 आया था हमारा। विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। क्वेश्चन नंबर 87 आया था हमारा। शैक्षिक उद्देश्य विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर समझाएंगे। निम्न में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से कैसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 88 आया था। एक शिक्षिका पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग करती है जिनमें उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी का 3D निरूपण दिखाया गया है। शैक्षिक साधन के रूप में पारंपरिक मानचित्रों की किताब की तुलना
में इस अनुप्रयोग के क्या लाभ हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। यह विद्यार्थियों को भूदृश्य को समझने में मदद करता है, जो ग्लोब होता है वो। याद है लास्ट सेकंड क्वेश्चन आया था हमारा इस सेट का। एक शिक्षक कक्षा में 2 गमलों में लगे पौधे लाती है, उनमें से एक गुलाब का और दूसरा अदरक का। इन पौधों का प्रयोग करके निम्न में से कौन सा विषय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? इसका राइट आंसर होगा पौधों में बीजों का स्थानांतरण, क्योंकि वो लगे हुए पेड़ है ना, तो उसमें ना बीजों का स्थानांतरण करके नहीं दिखा सकते। विविधता दिखा सकते हैं, उसके भाग दिखा सकते हैं फूल के, और उनमें अनुकूलन दिखा सकते हैं कि कौन सा कहाँ किस मतलब किस वातावरण के अकॉर्डिंग कहाँ पर सेट हो पाएगा। लास्ट क्वेश्चन आता है, श्री सुहास समुदाय के प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा आपका चाय की दुकान। ये होगा आज के हमारे 30 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को विजिट कीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।